अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना फ़ारूक शेख। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत गुफ्तगू चल रही है कि किस तरह से मुख्तलिफ जो अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करना है, और इसके अंदर ये बात की जा रही है कि सियासी हम आहंगी होना बहुत ज़रूरी है। इसी असना में आपको पता है कुछ दिन पहले हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने बज़ाते ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपोजिशन की बड़ी जमात उसको दावत भी दी कि आए बैठे मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर। इस सिलसिले में एक पेशरफ्त हुई है, स्पीकर कौमी असम्बली को फ्री हैंड दे दिया गया वज़ीर आज़म की तरफ से कि आप मुज़ाकरात के सिलसिले में जो भी करना चाहते हैं करें। लेकिन साथ ही साथ खबर ये भी आ रही है कि बातचीत अब पार्लिमानी फोरम के ज़रिए ही होगी। पार्लिमानी कमेटीज़ जो हैं वो आपस में पहले बातचीत करेंगी। तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उन्हीं से बातचीत की जाएगी, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बात नहीं की जाएगी, ज़रा ऐसा दावा करते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता है कि मुख्तलिफ हुकूमती नुमाइंदे, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों या आज तारिक फजल चौधरी साहब, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात से मुतल्लिक जो संजीदगी है उसके ऊपर सीरियस सवाल भी उठा चुके हैं और उनके जहनों में इबहाम है इस बात का भी इजहार कर चुके हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा जाए तो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान साहब हों या फिर जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा साहब, वो दोनों मुज़ाकरात से मुतल्लिक एक ही बात कहते हैं कि जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं होगी तब तक मुज़ाकरात आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ये भी कैटेगोरिकली कह दिया गया बैरिस्टर गौहर खान साहब की जानिब से कि हमने जितनी कोशिशें की कि हालात ठीक हों, दूसरी जानिब यानी हुकूमत की तरफ से उतनी ही कोशिश की जाती है कि हालात ख़राब हों। साथ ही साथ ये भी कह दिया गया वाज़े तौर पर वही कि मुलाकात होगी तो मुज़ाकरात होंगे। ऐसे हालात के अंदर मुज़ाकरात में रुकावट क्या है, मुज़ाकरात क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे, ये ज़रा वजह जानने की कोशिश करते हैं और कोई सलूशन जानने की भी कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए रीमा उमर साहिबा, डॉक्टर कमर चीमा साहब, शहजाद इकबाल साहब और मज़हर अब्बास साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। मज़हर साहब, आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सर, अब हर एक का अपना अपना मौक़िफ़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है जब तक हमारे चेयरमैन से मुलाकात नहीं करवाएंगे, बानी से मुलाकात नहीं करवाएंगे, हम कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। हुकूमत कहती है तो संजीदा ही नहीं है। मसला कहाँ पर आ रहा है? ये जो डेडलॉक है, स्टेलमेट है, कॉल इट व्हाटएवर, इससे आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए, पहली बात ये कि मेरा ख्याल है पीटीआई का मौक़िफ़ दुरुस्त है और उसकी वजह यह है कि जब भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात होते हैं तो जाहिर है आप जो अपोजिशन जो सबसे बड़ी जमात है उसके हेड ऑफ़ दी पार्टी से ही आप मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं ना। और इस स्टेज पर क्या कह रही है पीटीआई कह रही है कि आप हमारी एक मुलाकात करवाने दें, इस मुज़ाकरात के हवाले से हम उनसे गाइडलाइन ले लेंगे और उसके बाद हम हुकूमत को की जो ऑफ़र है वो उनको बता देंगे। अब अगर बैरिस्टर गौहर या सलमान अकरम राजा या फॉर दैट मैटर अलीमा ख़ान, इनकी अगर एक एक मुलाकात करवा दी जाए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? क्यों नहीं करवाई जा रही? और अगर आप अपोजिशन के जो हेड ऑफ़ दी पार्टी है, अगर आप उससे मुलाकात ही नहीं करवा रहे तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ लिप सर्विस कर रही है और गवर्नमेंट जो है इसमें संजीदा नज़र नहीं आ रही। अब इसी को उठा लें कि स्पीकर को फ्री हैंड, जिस स्पीकर ने पिछले 3 महीने में लीडर ऑफ़ द अपोजिशन ही नहीं मुकर्रर किया, वो स्पीकर कैसे मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं? आपकी जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये कि लीडर ऑफ़ द अपोजिशन का पॉइंट वो करें, नामज़द करें और उनसे ही मुज़ाकरात का आगाज़ करते हैं। तो जो पार्लियामेंट के अंदर मुज़ाकरात होते हैं या बातचीत होती है उसकी नौइयत बड़ी मुख्तलिफ होती है। जो एक कलेक्टिव अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात होते हैं उसकी नौइयत ज़रा मुख्तलिफ होती है। तो मेरा ख़्याल है कि गवर्नमेंट जो है वो अपनी एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करे, अपॉइंट करे, बजाय इसके कि स्पीकर को आप फ्री हैंड दें। गवर्नमेंट की अपनी एक कमेटी, उनके इत्तेहादियों की एक कमेटी बनाएं। आप पीटीआई के जो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल हैं और उनकी बहन हैं, उनकी एक मुलाकात उनसे करवा दें। फ़र्ज़ करें जो राना सनाउल्लाह बात कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट बात कर रही है, उसके बदले में जब ये मुलाकात होती है और ये लोग बाहर आके ये कहते हैं कि जी वो नहीं मिलना चाह रहे वो हुकूमत से, तो पीएमएलएन और गवर्नमेंट विंडिकेट हो जाएगी। वो कह देगी कि देखें हम कहते थे, हमने इनकी मुलाकात भी करवा दी और ये पोजीशन वहीं की वहीं स्टैंड है। तो एक बात क्लियर हो जाएगी ना। यहाँ कन्फ्यूजन है, यहाँ गवर्नमेंट अननेसेसरी। अब देखें, चले आप वो बात होती है कि जी बाहर आके सियासी बात करते हैं। जेल मैनुअल के तहत तो आप जो है वो फैमिली की तो मुलाकात, यहाँ तो एक नेगोशिएशंस की बात हो रही है ना, तो आप आउट ऑफ द वे जाके चीज़ें करते हैं और हमेशा होता है ये। तो मेरे ख्याल में अगर गवर्नमेंट वाकई ही संजीदा है
तो पीटीआई के इस मौक़िफ़ को मानने में कोई हर्ज नहीं है कि हमारी मुलाकात करवा दें। हम उनकी, वो ये तो नहीं कह रहे कि हमारी रोज़ रोज़ मुलाकात करवाएं। चले मुलाकात होती है, वो राज़ी हो जाते हैं, 1 राउंड होगा, 2 राउंड होगा, फिर वो कहेंगे कोई नई चीज़ आएंगी, हमारी एक मुलाकात और करवा दें। इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन अंडरमाइन नहीं होती, इसमें गवर्नमेंट की पोजीशन ज़्यादा बेहतर तरीके से उभर आती है। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स कर रही है, अच्छा। गैर ज़रूरी तौर पे चीज़ों को फंसा रही है और इसका नुकसान हो रहा है उन्हें, जबकि दूसरी पोजीशन में इनका फ़ायदा होगा। इन आइदर वे, अगर इमरान खान ओके करते हैं तब भी फ़ायदा होगा गवर्नमेंट का, और अगर इमरान खान इनकार करते हैं तब भी एक पोजीशन वादे हो जाएगी गवर्नमेंट की। अगर ओके करते तब क्या फ़ायदा होगा महेश साहब? क्योंकि अपेरेंटली तो ये कहा जा रहा है ना कि मुज़ाकरात के लिए अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आती है तो हुकूमत फिर क्या करेगी? उनके तो मैंडेट के ऊपर भी सवाल। दोनों चीज़ें होती है ना, हुकूमत ये तो नहीं कह रही कि हम उनकी 8 फरवरी की बात मान जाएंगे या इलेक्शन मैंडेट की बात मान जाएंगे। हुकूमत का अपना एजेंडा होता है और अपोजिशन का अपना एजेंडा होता है, दोनों अपने अपने एजेंडे के साथ जाते हैं मुज़ाकरात में, और उसके बाद एक कॉमन पॉइंट तलाश करते हैं कि क्या हो सकता है। फ़र्ज़ करें वो ये कहते हैं कि हमारा मैंडेट वापस करो, हुकूमत उससे इंकारी होती है, वो कहती है इलेक्शन ट्राइब्यूनल खुलें, हाई कोर्ट जाएँ, सुप्रीम कोर्ट जाएँ, पीटीआई अपने मौके पे डटी रहती है। तो मिडिल वे क्या होता है? मिडिल वे ये हो सकता है कि चलें आप अर्ली इलेक्शंस करवा दें। अर्ली इलेक्शंस कैसे हो सकते हैं? आप एक ऑटोनमस इलेक्शन कमीशन से शुरू हो, कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन बनाए जिस पर सबको एतमाद हो। तो जब बातचीत शुरू होती है तो हार्ड पोजीशन से होती है और वो पोजीशन पर हार्ड से फ्लेक्सिबल होती चली जाती है। जब बातचीत ही नहीं होगी तो हार्ड से पोजीशन एक्सट्रीमिस्ट हो जाती, एक्सट्रीम पोजीशन पे चले जाते हैं। तो इस वक्त जो सिचुएशन है वो तकरीबन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है, कोई एक डेडलॉक है, और उस डेडलॉक को पॉलिटिकली वो कर रहे हैं, वो अपनी बातें करते रहते हैं, ये अपनी बातें करते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह खैर, जो लास्ट मुज़ाकरात हुए थे, और मुज़ाकराती टीम कभी भी टीवी पर आपके बातचीत नहीं करती। अच्छा, मुज़ाकराती टीम अपना वो मैंडेट और दोनों तय करते हैं। ये कि हम बात आपके मुताबिक गैर ज़रूरी इसको स्ट्रेच कर रही है ना सिर्फ हुकूमत बल्कि गैर संजीदगी हुकूमत की तरफ से? मेरे नज़दीक तो यही लग रहा है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी राय? देखिए, मैं तो सिंपल ये कहूंगा कि जब मुलाकात हो रही थी तो तब क्या हुआ था? तब भी तो लिखे गए थे लेटर जहाँ लिखा गया था IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। कहा गया कि जनाब आप तो कमेटीज में रहने का फायदा नहीं है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी के लिए और पाकिस्तान की पार्लियामेंट के लिए कि कमेटी से आप बाहर आ गए हैं, और लोगों को, जो लोग पार्लियामेंट में जाते हैं उनको आप कहते हैं वहां पे रोल ना प्ले करो और वहां पे जाके गुलगपाड़ा करो, और कोई अपने आप को, मतलब प्रॉब्लम यह है कि खान साहब को किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है अपनी पार्टी के अंदर। वो ऑपोजिशन लीडर सेनेट में भी किसी और को कोलिशन पार्टनर को बनाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली में भी कोलिशन पार्टनर को बनाना चाहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मतलब मुलाकात जब हो रही थी इतनी देर और इतना कुछ वहां पे होता था और रोजाना सारा वक्त कवरेज हो रही होती थी, तो क्या रास्ता क्या इख्तियार किया गया? उस वक्त ऐसा क्या हुआ था नोटेबल जिसको हम कह सकते हैं कि चीजें ठीक डायरेक्शन में जा रही थी? उस वक्त भी कुछ नहीं हुआ था। मसला यह है कि खान साहब का मसला यह है कि वो चाहते हैं कि हॉक्स सामने आए, और हॉक्स में वो चाहते हैं कि फ्रिक्शन पैदा रहे और मुझे बाहर निकालें विद अ पोजीशन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब मसला यह है कि वो चीजें तो सामने नहीं आ रही। अब आप बताएं ना सेकंड टियर लीडरशिप इनकी मौजूद है, ना थर्ड टियर लीडरशिप मौजूद है जिससे कोई बात कर सकता है। वो अननोन्स को सामने ले आते हैं, सारा टाइम उनके ऊपर ये खौफ रहता है कि मेरी पार्टी में मेरे बाद कोई जो है वो उसको कैप्चर ना कर ले, कोई उसको टेक ओवर ना कर ले मेरी पार्टी को। तो वो खान साहब या उनकी जो पार्टी है, अगर आप देखें, अगर हमने रास्ता भी देखना है फ्यूचर का, आज आप मुलाकात ठीक है जेल मैनुअल के तहत करा दें जो कानून कहता है, लेकिन सवाल ये पैदा होगा रास्ता क्या निकलेगा? इस्लामाबाद में तो धरना जो पिछले साल किया था एक जो पैदा हुआ था, तो जब जो चीफ मिनिस्टर है वो कहता है जी मेरी तो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इमरान खान को बाहर निकालना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स आप देखें तो क्या वो स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जिससे वो बाहर निकल सकते हैं? या कोई डायलॉग की बात, या फॉर एग्जाम्पल अफगानिस्तान के साथ वो जाके कहते हैं कि जी हमें सिक्योरिटी दे, हैबतुल्लाह खुनजादा सिक्योरिटी दें और हमें पाकिस्तान की फौज से सिक्योरिटी नहीं चाहिए, ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है ये बदमाशी है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये फ्रिक्शन की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हॉक सारे उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं। और मजे की बात बताएं, जब मुलाकातें हो रही थी तो पीटीआई का सोशल मीडिया क्या कर रहा था? बाहर से बैठ के पीटीआई के सोशल मीडिया ने इस मुल्क में, ये वो सोशल मीडिया कर रहा था जिसको पार्टी ओन नहीं करती।
यानी कि जिन लोगों को खान साहब ने अपॉइंट किया है कि ये मेरा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है या दूसरे जो लोग ओहदेदार हैं, वो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीजें आ रही थी उसको ऑन ही नहीं करते। और तो मेरा ख्याल है कि ये सारा कुछ जो है, ये जो सोच है, ये बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ डेमोक्रेटिक थॉट प्रोसेस, ये जो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस की ना होना, डायलॉग, इंगेजमेंट। देखिए पॉलिटिकल पार्टीज तो डायलॉग्स ही करती हैं, लेकिन अगर डायलॉग में अगर आप करने नहीं चाहते, आपको किसी पे एतबार ही नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि मामलात जो हैं वो ऐसे ही चलेंगे जैसे हैं। और देख लिया उन्होंने कि कितने लोग बाहर आएंगे, कितने लोग, देखें लोग भी तंग आ गए हैं बाहर आके सड़कों पे। उनको भी पता है यहाँ पे पार्टी, रूलिंग पार्टी आएगी, वो जाके डील कर लेगी, मसला खत्म हो जाएगा, फिर ये 4-5 साल हमें मिलते ही नहीं है। तो जब खान साहब थे, उन्होंने क्या किया उस वक्त? तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो अगर आप मुलाकात करवा भी देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोशल मीडिया वैसे टफ होगा। और सोशल मीडिया को हदायत ही हैं कि आपने, अब देखें सोशल मीडिया ने क्या क्या नहीं किया। कोई पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को सोशल मीडिया ऐसे कर सकता है? तो मेरा ख्याल है कि ये और खास तौर पे आज देखें शाह महमूद कुरैशी की कितनी कुर्बानी है, वो जेल में है। आज अगर वो बाहर आ जाएं तो पूरे लोग कहेंगे जी डील करके बाहर आ गए। सो ये भी एक जानबूझ के माहौल क्रिएट किया जाता है, मैं समझता हूं। और अगर कोई डव सामने आए हैं, फवाद चौधरी हैं, इन लोगों ने कोशिश की है, ठीक है वो इस वक्त पार्टी का हिस्सा नहीं है या नहीं है, लेकिन एक रास्ता है, इस रास्ते को भी अडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो मुझे लगता ये है कि अगर पार्टी वाकई चाहती है कि चीजें नॉर्मलाइज हों, तो पार्लियामेंट में जाके अच्छा किरदार अदा करें, कमेटीज में जाएं, अपने आप। बट यह बात है, जब आप ये कहते हैं, जब आपकी ये राय है कि मुलाकात रुकावट नहीं हो सकती, मुलाकात का कोई मसला नहीं है, मैं साहब इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी के लिए क्या कंट्रीब्यूशन है। 8 फरवरी से ज़्यादा और क्या कंट्रीब्यूशन हो सकती है किसी पार्टी की जिसका इलेक्शन सिंबल ले लिया गया हो, जिसका लीडर बंद हो, जिसको हर तरह की रुकावट का सामना हो, उसके बावजूद वो इलेक्शन में उन्होंने हिस्सा लिया और उन्होंने सरप्राइज़ रिजल्ट दिया। पहले पार्टी बेस्ड इलेक्शन है जिसमें इंडिपेंडेंट लोग जीत कर आए सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में। इससे ज़्यादा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की डेमोक्रेसी की कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकती है। दूसरी बात ये कि जो आप ये बात कह रहे हैं कि जी इससे पहले, इसका मतलब ये है कि फिर बात को ना ही समझा जाए ना। तो अगर इससे पहले क्या हुआ भाई, आज आपने एक प्रपोज़ल दिया है 5 बड़ों की मुलाकात का, आज आप ये प्रपोज़ल दे रहे हैं कि जी मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। अगर आप उनके 2 लीडर्स की जो मेन लीडर्स हैं उनकी मुलाकात उनसे करवा दें, और बकौल आपके कि उसके बाद भी बिल्कुल ठीक है कि इमरान खान साहब की एक, और उस पोजीशन को मैं नहीं एंडोर्स करता कि जी मैं सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, ये कोई पोजीशन नहीं होती किसी पॉलिटिकल पार्टी की। हालांकि ये तीनों बड़ी जमातें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही बात करती हैं, चाहे अंदरूने खाना बात कर रही हों या पब्लिकली बात कर रही हैं। तो असल चीज़ ये है कि अगर बातचीत के बाद वो आके ये कहते हैं कि जी खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती, मुस्लिम लीग, तो गवर्नमेंट की पोजीशन तो विंडिकेट हो जाएगी ना। तो अपनी पोजीशन को विंडिकेट करने के लिए और अगर तैयार हो जाते हैं तो भी गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। तो इस वक्त स्टेलमेंट रखने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीमा साहब रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? जी थोड़ा सा मैं जी सर। 8 फरवरी में उन्होंने, उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, 2018 में क्या कंट्रीब्यूशन थी, तो मैं नहीं समझता कि हम इसमें जाएंगे तो चीजें हम रिजल्ट निकाल सकेंगे। और एक और बात इसमें भी वैसे गुड पॉइंट, आई थिंक आप दोनों जो पॉइंट बना रहे हैं दोनों के अंदर बड़ी वजन है, और बात यही है, इट गोज बोथ वेज। एक को हम जिम्मेदार नहीं करार दे सकते, दोनों तरफ से होता है। लेकिन वापस आते हैं ज़रा इस वक्त जो सारी सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर, कैसे आगे बढ़ा जाए, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट सवाल। क्या रुकावट है, हमने वो आइडेंटिफाई करना है। 2 मुख्तलिफ आरा हमारे सामने आई हैं, इसको ज़रा डीबंक करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। मुज़ाकरात, सियासी मुज़ाकरात कैसे हों, इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात से मुतल्लिक संजीदगी के ऊपर सीरियस इब्हाम है हुकूमत को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आप मुलाकात नहीं करवाते, मुलाकात करवाएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। रुकावट है क्या, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपकी क्या राय है इस सिलसिले में? अलीना देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बदएतमादी दोनों साइड से बहुत ज्यादा है, और तहरीक इंसाफ की एक हिस्ट्री भी रही है कि वो सियासी जमातों से बातचीत करने पे ज्यादा यकीन नहीं रखते या उसको ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करते, और उनका एक स्टैंड ऑफ मौक़िफ़ ये रहा है
कि हमें एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है क्योंकि ताकत उनके पास है तो उन्हीं से बात करेंगे। और इसीलिए आपने देखा कि कुछ दिनों पहले ये फैसला हुआ तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि बानी पीटीआई इमरान खान की तरफ से, कि पीटीआई बात नहीं करेगी लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के प्लेटफॉर्म से वो बात करने के लिए तैयार हैं। यानी कि ऑब्वियसली इसमें एक पॉलिटिकल उनकी एक स्ट्रेटजी भी है ना कि पीटीआई बात नहीं कर रही है लेकिन पीटीआई जिस तहरीक का हिस्सा है उनके फोरम से जो है वो बात हो रही है। अब हुकूमत ने जब ये दोबारा पेशकश की कि हम बातचीत करना चाहते हैं तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के जितने भी लोगों से मेरी बात हुई उनका एक ये मौक़िफ़ था कि हमने तो हाँ कर दी है कि हम बात करना चाहते हैं, और अगर हुकूमत अब पहल नहीं करती, आगे नहीं बढ़ती, तो इसका मतलब वो ब्लफ कर रही थी, हमने उनका ब्लफ कॉल कर दिया है, और अगर हुकूमत हमसे बात करना चाहती है तो हम उसके लिए फिर तैयार हैं। देखिए इस वक्त मसला ये है ना कि दोनों तरफ से मुझे लगता है कि कोई ज्यादा पीटीआई की तरफ से और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन की तरफ से तो बात करने में संजीदगी है, लेकिन जिन नुकात पे बात वो करना चाहते हैं हुकूमत उस पर बात नहीं करना चाहती। और इसीलिए पेशकश के बाद जब दूसरी तरफ से इसको वेलकम किया गया कि ठीक है हम डायलॉग करेंगे, तो अब मामला कहां पे आके फंस गया है। पहले तो मामला इस पे फंसा हुआ था कि कौन किसके दर पे जाएगा। स्पीकर साहब कहते हैं कि मेरा ऑफिस खुला हुआ है, दूसरी तरफ से कहा जाता है कि नहीं कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसपे हम न्यूट्रली बैठ के बात कर सकें। लेकिन अब मामला प्री कंडीशंस पे आ गया है। जैसे आपने सुना होगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज जो है उसको आप पहले मौखर करने का ऐलान करें, आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट से जिस किस्म की गुफ्तगू होती है आप उसको बंद करें। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि कम से कम जो अफगानिस्तान पे हमारी पॉलिसी है उस पर आप हमारे साथ आके खड़े हो जाएं, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जाएगा कि ठीक है एक जो पूरी नेशनल पॉलिसी है उस पर आप हमारे साथ हैं। अब पीटीआई की तरफ से कहा जाता है कि देखें अगर हमने बात करनी है तो आप पहले इमरान खान तक रसाई दें, उनसे मुलाकात की हमें इजाजत दें, और आप ये बताएं कि आप इस एजेंडा पे बात करने के लिए तैयार हैं कि आइंदा इंतखाबात साफ और शफाफ होंगे, और 1973 का जो आइन है वो दोबारा बहाल करने के लिए आप बातचीत करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जो अचकज़ई साहब ने 2 दिन पहले अपने ट्वीट में लिखा भी कि अगर मेरे घर से चोरी हो जाए तो ऑब्वियसली मैं इस पे तो बात करूंगा कि जो चोरी हुआ वो माल है वो पूरा वापस नहीं आता, तो कुछ हद तक तो वापस आए। तो मुझे लगता है दोनों का एजेंडा जो है वो इतना पोल्स अपार्ट है जिस वजह से ये बैठक हो नहीं पा रही है। और फिर ऑब्वियसली इसको ड्रैग करने के लिए या इसको ताखीर करने के लिए कभी प्री कंडीशंस आ जाती हैं, कभी कोई और कंडीशन सामने आ जाती हैं। तो हुकूमत वैसे देखें हमेशा यही होता है कि हुकूमत को चाहिए कि वो एक स्टेबल माहौल रखे, और अगर हुकूमत स्टेबल माहौल रखना चाहती है तो वो पेशकश करने के बाद उनको चाहिए कि कोई फोरम बना दे, जैसे आज वो कह रहे हैं कि पार्लियामानी कमेटी करेगी, कमेटी फॉर्म कर दें और मुज़ाकरात का आगाज हो। फिर ये तमाम जो बाकी रुकाते हैं, चाहे इमरान खान से मुलाकात का हो या कुछ हो, इसको प्री कंडीशंस पे डालने से पहले बेहतर है कि इसको मुज़ाकरात का हिस्सा बना लिया जाए। इसी तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो ये तो नेवर एंडिंग डिमांड्स हैं जो प्री कंडीशंस जो दोनों तरफ से आती रहेंगी। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ी दिलचस्प डिस्कशन हुई थी जिसके अंदर डॉक्टर कमर चीमा साहब ने ये कहा कि आप मुलाकात तो मसला ही नहीं है, मुलाकात आप करवा भी दें, और जब हो भी रही थी तब मुज़ाकरात का जो दौर चल रहा था उसके अंदर भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहा था वो ज़्यादा हौसला अफजा रिएक्शन नहीं था। क्या आपकी भी यही राय है? और थोड़ा सा इसको ये बताइएगा कि क्या वे समझते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहीं ना कहीं खुद भी प्रोलॉन्ग कर रही है? देखिए आज कुछ देर पहले ही बल्कि मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से मुलाकात हुई है, जो कि इमरान खान से जब मुलाकातें हो रही होती थी तो उसमें वो बड़े रेगुलरली होते थे वहां पर। अच्छा। और उनसे मैंने यही पूछा, मैंने कहा जो आखिरी मुलाकात भी हुई उज़मा खान साहबा की 2 दिसंबर को थी शायद, तो उस वक्त भी जब वो बाहर निकली फिर उन्होंने फौजी क़यादत के खिलाफ बात की, और फिर जो ट्वीट आया उसमें तो आपको पता है वो ज़हनी मरीज, और फिर उसका जवाब भी आया DGI स्पेयर की जानिब से। तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा देखिए बंद कमरे में तो हम भी बैठ के बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन पब्लिकली जब आके आप एक पोजीशन लेते हैं तो ऑब्वियसली आप बात तो वही करते हैं, लेकिन आपको लबो लहजा डिफरेंट होता है, लफ्जों का चुनाव मुख्तलिफ होता है, तो आप वही बात एक तरीके से भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं होता? इन चीजों को एटलीस्ट बाहर जो लोग हैं आपकी सियासी क़यादत वो क्यों फिल्टर आउट नहीं कर सकती? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि ऐसा नहीं है। वो कहते हैं कि कई मरतबा ऐसी बातें हुई अंदर जिसको बाद में पीटीआई की जो क़यादत बाहर है उन्होंने फिल्टर आउट किया है ताकि एक पॉलिटिकल मैसेज जाए और एक लड़ाई झगड़े का मैसेज ना जाए। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मसला ये कि इमरान खान ने जब नाम लेना बंद भी कर दिए, डायरेक्टली वो फौजी क़यादत को निशाना नहीं बनाते थे, तब भी सामने से उसको रेसिप्रोकेट नहीं किया गया। तो फिर इवेंचुअली स्ट्रेटजी ये थी कि अब उनको हेड ऑन लिया जाए, और फिर तल्ख किस्म के बयानात भी सामने आए, और फिर पार्टी ने भी बाहर ये फैसला किया, और इमरान खान की ये इंस्ट्रक्शंस थी कि जो मैं कह रहा हूँ हू बहू विदाउट मिंसिंग माय वर्ड्स वो बात वैसे ही बाहर जानी चाहिए। और फिर उसका नतीजा आपने देखा कि उससे मामलात जो है वो मजीद बिगड़े ही हैं, बेहतर तो नहीं हुए। तो हुकूमत का भी ये खदशा है कि दोबारा अगर मुलाकात करने की इजाजत दी फिर इस किस्म का कोई बयान आ जाएगा, कोई ट्वीट आ जाएगा जिससे हालात बिगड़ेंगे। और क्या सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो भी ये गारंटी कर सकते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो भी तब भी वो बाहर ना आए, बात पब्लिक फोरम्स में ना आए? तो मेरे ख्याल से उनके लिए भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के बारे में जैसे खुद उनकी बहन ने कहा कि वो बहुत गुस्से में है। जब गुस्से में होंगे रिएक्शन तो आएगा,
तो उससे मामलात किस तरफ जाएंगे? यू आर एज गुड जज एज मी। रीमा उमर साहब, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? आपकी नज़र में क्या वो फैक्टर है जो कि रुकावट बना हुआ है? जी शुक्रिया रीना। मेरा ख्याल है सबसे बड़ी वजह, जो सबसे बड़ी रुकावट है, वो इस सिस्टम का लॉजिक है, और इस सिस्टम का ऐसा लॉजिक है जिसमें इमरान खान साहब के साथ पीटीआई की कोई जगह नहीं बनती। दूसरी बड़ी रुकावट है पीटीआई और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब की एक अनकन्वेंशनल पॉलिटिक्स। आप उससे एग्री कर सकते हैं या डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो जो हमारी एक स्टैंडर्ड प्लेबुक है बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो रही है उससे मुख्तलिफ है, और उसकी वजह से उनकी एक पॉपुलैरिटी भी है, उनके सपोर्टर्स काफ़ी हद तक वो पसंद भी करते हैं। तीसरी एक ओवरऑल एक फीलिंग है कि इस वक्त डेमोक्रेसी को सैक्रिफाइस किया जा सकता है एक स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क में यूनिटी के लिए, और एक ये सोच है जो हमारे बड़े हैं या हमारे जो एलिट्स हैं उनमें पाई जाती है। ये मेरा ख्याल है बुनियादी आइडियोलॉजिकल वजूहात हैं जो बातचीत को रोक रही हैं। इसके अलावा मैं एक और फैक्टर अगर ऐड करूं, अगेन मैं इस मीडिया के इकोसिस्टम से बाहर हूं, तो शायद आपको अजीब लगे ये मेरा ये कहना, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती है जब जो तीसरा फरीक है इसमें, पॉलिटिकल पार्टीज तो एक हैं, आपकी ऑपोजिशन है, आपकी हुकूमत है, और जो तीसरे फरीक हैं आपकी इस्टेब्लिशमेंट, वो किस तरह जब बात करते हैं, एक तो वो ऑफिशियल करते हैं अपने स्पोक्स पर्सन्स के जरिए, उसमें तहरीके इंसाफ के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, लेकिन बड़ा मसला जो मेरे लिए है, एंड आई डोंट नो शायद और लोगों को ये महसूस नहीं होता, वो इस तीसरे फरीक के अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो कुछ एंकर पर्सन्स हैं, कुछ एनालिस्ट्स हैं, कुछ हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, जो बात करते हैं एज इफ वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तीसरे फरीक को, और वो जो कहते हैं वो बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि वो सेंसेशनलाइज कर देते हैं पूरी सिचुएशन को। वो ऐसे बात करते हैं कि बस अब फैसला हो गया है, पीटीआई की कोई सिस्टम में गुंजाइश नहीं है, इमरान खान साहब की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई फर्क नहीं आया, सोच में तब्दीली नहीं हो सकती, सिस्टम ऐसे ही चलेगा। वो जिस तरह की बातचीत करते हैं, मुझे नहीं मालूम वो खुद से करते हैं या वो सेंस तो यही बनाती है कि वो किसी के कहने पे ही करते हैं, और क्लेम भी वो यही करते हैं। तो वो बातें जो हैं वो इस इकोसिस्टम में बार बार एको करती हैं, वो मीडिया की जो हेडलाइंस हैं वो बनती हैं, और वो एक बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो हमारा पोलराइज्ड माहौल है उसको मज़ीद पोलराइज करती हैं, क्योंकि जो आपने पीटीआई के सोशल मीडिया की बात की वो भी उसी को पकड़ती है, और उससे ऐसा तासुर मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ या हुकूमत बातचीत की ऑफर्स करती है उसके पीछे कोई वजन नहीं है, क्योंकि जो असल पावर जिनके पास है उनका पैगाम इन अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स के जरिए यही आ रहा है कि सिस्टम ऐसे ही चलेगा। तो मेरी ये गुजारिश होगी कि हम जब पॉलिटिकल पार्टीज में आपस में इनकंसिस्टेंसीज, कॉन्ट्रडिक्शंस की बात करते हैं, खास तौर पे पीटीआई की, तो हम ये जो अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन्स हैं तीसरे फरीक की, इनकी जो पोजिशनिंग है इस पे भी बात करें, क्योंकि मेरे लिए जो मैंने पहले वजूहात कुछ गिनवाई ये भी एक रुकावट है। 2-3 चीज़ें मैं और ऐड करना चाहूँगी जो पहले गुफ्तगू हो रही थी उस पे। जब हम अगर हमने ताकत की बात करनी है फिर ठीक है, हम जो पहले तज्जिया हो रहा था वो दुरुस्त है, लेकिन अगर हमने आइन की या कानून की या जमहूरियत की बात करनी है तो शुरुआत होनी चाहिए जमहूरी मैंडेट से, क्योंकि जब तक आपके पास वोट नहीं है आप जमहूरियत क्लेम नहीं कर सकते, और उसमें मेरी नज़र में पीटीआई जो है उनका मैंडेट उनसे 2024 के इलेक्शंस में छीना गया। तो हम जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं, जमहूरियत के लिए कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, उस पे बाद में आते हैं। पहले सबसे आपको किसी का मैंडेट जो है वो रिस्पेक्ट करना है अगर आपकी आर्ग्यूमेंट जमहूरियत पे बेस्ड है, पहली बात। दूसरी, जब आप पीटीआई सोशल मीडिया पे तनकीद करें, ज़रूर करें कि वो किस तरह अपने पीटीआई की जो लीडरशिप है उसको किस तरह देखती है, फ़ौरन से जो है ट्रेटर या गद्दार उसका इल्ज़ाम लगा देती है अपनी लीडरशिप पे, ज़रूर तनकीद करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त सबसे पहले अगेन मैं कहूँगी आपको बात करनी है कि किस तरह पीटीआई की लीडरशिप परसिक्यूट हो रही है। शाह महमूद कुरैशी की बात हुई, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं और भी हैं। अलीना, ये जो मुकदमे हैं, ये जो बार बार उनको सजाएं दी जाती हैं 9 मई से जुड़े मुकदमों पे, ये
बहुत ही कमजोर मुकदमे हैं, इनकी जजमेंट्स लाफेबल हैं, रियासत की तरफ से परसिक्यूशन दिखाती हैं। तो पहला पॉइंट मेरी नजर में, अगर आपने बात करनी है हकूक की, अगर आपने बात करनी है जमहूरियत की और आइन की, तो पहले तो इसको कंडेम करना चाहिए जिस तरह पीटीआई की लीडरशिप के साथ ये ज्यादतियां और ये इनजस्टिस हो रही है। फिर आप जाके जो पीटीआई सोशल मीडिया है उस पर कह सकते हैं कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं एंड सो ऑन, बट ज्यादती जो इनजस्टिस की शुरुआत है वो इस सिचुएशन में रियासत की तरफ से है, क्योंकि आपने इन लोगों को जेल में रखा हुआ है और मुकदमे लाफेबल हैं। अगेन अलीना, ऑल ऑफ दिस डे टू डे बेसिस पे कुछ स्टेटमेंट आती है एंड सो ऑन। मेरा ख्याल है ये हम बातचीत के लिए ठीक है, अच्छा है, हम डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन बुनियादी वजूहात जो हैं, जो जिन पे मैंने पहले बात की, जब तक वो तब्दील नहीं होंगी, मुज़ाकरात जो है वो यही रहेंगे। लेकिन मैं ये बात कहूँ, चले अच्छा है, मैं तो बिलीव करती हूँ कि इस तरह का लिबादा जो है ना, एक वो रहना चाहिए कि एक प्रिटेंस रहना चाहिए कि बातचीत हो रही है, जमहूरियत है मुल्क में, पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो साथ बैठ रही है, सो ऑन। ये सुनने में, देखने में अच्छा लगता है, ज़रूरी है, लेकिन फंडामेंटली ये कुछ तब्दील नहीं करेगा जब तक इस सिस्टम का लॉजिक जो है उसमें तब्दीली नहीं आएगी। अच्छा, हर एक का अपना अपना सच है ना। 2024 की बात करते हैं तो उससे पहले जैसे 2018 के इलेक्शंस के ऊपर डॉक्टर कमर चीमा साहब लेगा, आई विल गो टू हिम फॉर द रिस्पांस। जी श्योर, बट कैन आई जस्ट से वन थिंग, क्योंकि मैं फोन पे हूँ, मैं शायद बाद में ना आ सकूं। अलीना, इस वक्त हम 2026 में हैं, जो पिछला हमारा इलेक्शन था वो 2024 का था। ये एक जमहूरियत की और एक इलेक्टोरल सिस्टम की मेरा ख्याल है बहुत बड़ी एक कामयाबी है कि हर 4-5 साल बाद आप लोगों को मौका मिलता है, चाहे सही तरह या जिस तरह भी कमजोरियां हो, कि वो फिर से अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको इलेक्ट करें। अगर हम 2018 में जाएंगे, ये एक तारीख के तालिब इल्म का काम है कि आप समझें कि पहले क्या हो रहा था, लेकिन इस वक्त अगर हमने बात करनी है तो ये बात है ना, क्या कुछ चीजें तारीख पे छोड़ देनी चाहिए कि तारीख उसका फैसला करेगी या फिर कितना पीछे जाए? नहीं, एब्सोल्युटली रीमा, मैं आपकी बात समझ गई हूँ, लेकिन मुझे इस बात को आगे बढ़ाने का मौका दीजिएगा। कहीं ना कहीं से तो बात शुरू होगी ना। जैसे मैंने कहा, हर एक का अपना सच है। जो हुक्मरान है, अगर उनसे बात करो तो वो ये कहते हैं कि भाई 2018 भी तो नाइंसाफ़ी हुई थी, बल्कि 2014 से शुरू हुई, सिस्टम में टेम्परिंग हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करो, वो 2024 की बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं से हमें शुरू तो करना है ना। तो क्या बेहतर तरीका यही है कि जो पीछे हो गया उसको तारीख को फैसला करने दें और अभी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है उसको डील करें? डॉक्टर कमर चीमा साहब, इसके ऊपर भी कहिएगा। ये जो सोशल मीडिया की तनकीद का पॉइंट उठाया रीमा ने, कि अगर जमहूरियत की बात ही करनी है तो फिर सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद की आपको बात करनी है जमहूरियत का हवाला देकर, तो फिर इसको भी तो एक्नॉलेज करना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है और क्या नाइंसाफियां हो रही हैं। इफ़ यूड लाइक टू रिस्पॉन्ड। देखिए, मैं समझता हूं कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया या ये जो बातें हैं, देखिए सारी की सारी जो तहरीक इंसाफ है वो होस्टेज है इमरान खान साहब के एटीट्यूड की। ये इमरान खान साहब का एटीट्यूड है जो चाहता है कि माहौल खराब रहे। सब ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को कैसे खुश रखना है, और उस सिलसिले में फिर क्या होगा, फिर आपको जो उनका एटीट्यूड है, आप पॉलिटिशियंस, आप जैसे अभी शहजाद साहब बात कर रहे थे, आप पीटीआई के पॉलिटिशियंस ज्यादातर मिले, वो क्या कहते हैं, वो भी मजबूर बैठे हुए हैं। अगर खान साहब को छोड़ें तो अनपॉपुलर होते हैं और उनको सोसाइटी में जो उनको वोट कोई नहीं देता, और अगर उनको पकड़ के रखते हैं तो कोई डेमोक्रेटिक रास्ता नजर नहीं आता। तो ये सारे के सारे जो एटीट्यूड है ये वन मैन के गिर्द घूमता है। और हम कहते तो हैं डॉक्टर साहब, शहजाद साहब ने ये भी कहा कि पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा है उनके मुताबिक। आप ये पॉइंट शायद मिस कर गए। मैं कहता हूं जी, बिल्कुल संजीदा, अच्छी बात है। उनको तो वो तो बेनिफिशियरी होंगे अगर मुज़ाकरात होंगे, तो क्यों नहीं हो रहे मुज़ाकरात? जिसने सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी होना है, जिसने फायदा उठाना है, जिसके लीडर को स्पेस मिलनी है, जिसकी पॉलिटिकल पार्टी को स्पेस मिलनी है, जो मजीद रेलिवेंट होंगे, वो क्यों इस प्रोसेस को लेट कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि इस प्रोसेस को लेट सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि खान साहब जो हैं वो उनको खुश करना है, वो एक अग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं। वो अब देखें ना, तहरीक इंसाफ की क्या वैल्यू है अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन नेशनल असेंबली एंड ऑपोजिशन कोलिशन पार्टनर से ले लेना आपने? ये कौन सी ऐसी बहुत बड़ी तहरीक चला रहे हैं? सो मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि ये सिर्फ खान साहब का एटीट्यूड है जिसकी वजह सारे होस्टेज बने हैं, और मुल्क के अंदर अफरा तफरी भी उनके एटीट्यूड की वजह से है। सारा कुछ बड़े निजाम आराम से चल रहा है। ये सिर्फ एक वो जिसे कह लेना पब्लिक में ये तासुर दिया जा रहा है, और सारे उसके होस्टेज बने हैं सब, वरना एक ही चीज चाहते हैं कि रास्ता निकले, आगे की तरफ जाएं।
अब तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है, उनके पॉलिटिशियंस भी ये चाहते हैं आगे की तरफ जाएं, वो मजबूर हैं, उनको डेमोक्रेट इन्होंने रहने नहीं दिया। शहजाद साहब से कमेंट ले लेते हैं जल्दी से, देन वी हैव टू वाइंड इट अप, जरा वक्त की कमी है, माजरत। शहजाद साहब देखिए, जैसे हमने अपने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मैंने ईयर एंडर पे कि हम एक हाइब्रिड सिस्टम से बड़ी कामयाबी से अथॉरिटेरियन सिस्टम की तरफ चले गए। और चीमा साहब को अगर वो बिल्कुल ठीक लगता है तो बिल्कुल ठीक है, फिर इसी सिमत में आगे चलते रहे। लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि अभी जो बात करें कि होस्टेज है, तो फिर ये हुकूमत किसकी होस्टेज है? कौमी असेंबली के स्पीकर जिस पर आप वजीर आजम कह रहे हैं कि अब उनकी जिम्मेदारी को, वो किसके होस्टेज हैं? क्योंकि अभी तक आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन तो अपॉइंट कर नहीं सके कौमी असेंबली में। पहले आप एक अरसे तक कहते रहे कि देखिए पेशावर हाई कोर्ट में वो मामला चल रहा है, उस सीट पे बंदा डिस्क्वालीफाई होके इलेक्शन होके नया बंदा भी आ गया, पेशावर हाई कोर्ट से केस भी वापस ले लिया गया। पिछले हफ्ते मेरे शो पे कहा था राना सनाउल्लाह साहब ने कि अब वो मामला सॉर्ट आउट हो गया है, क्योंकि उस पर कानूनी जो मामला था वो खत्म हो गया है। आप देखेंगे 2 दिन में अपॉइंटमेंट हो जाएगी, कि अपॉइंटमेंट हो चुकी है। तो नेशनल असेंबली के स्पीकर किसके होस्टेज है कि वो एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को नहीं अपॉइंट कर पा रहे हैं? और फिर ऐसे में कैसे कोई एतमाद करेगा कि ठीक है अगर आपका दफ्तर खुला हुआ है मुज़ाकरात के लिए, तो उसका कोई उसका नतीजा निकल पाएगा फिर? जी चीमा साहब, देखिए ये जो बात है कि नेशनल असेंबली स्पीकर किसका होस्टेज है, मैं तो एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी मुज़ाकरात का कौन होगा? जाहिर बात है ऑपोजिशन होगी, तो क्यों नहीं मुज़ाकरात, क्यों नहीं चीजें आगे की तरफ जाने देते हैं? मुज़ाकरात करें, स्पीकर असेंबली भी वो अपना वो अपोजिशन लीडर लगा देंगे जो कि उनको लगाना चाहिए। सर तो मुलाकात करवा देना। चीमा साहब तो हो गया ना, वो कह रहे हैं तरीके मैंडेट दे दिया इमरान खान ने तरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन को, वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। वो ये कह रहे हैं ना लेट्स मूव फॉरवर्ड, तो फिर कैसे करेंगे आप? बेल किसी मुंडे चढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि खान साहब की तरफ से और हॉकिश एटीट्यूड आएगा। मुझे बहुत अजीब लगता है जब हम जो ब्लेम है वो पूरा का सारा जो है वो इमरान खान साहब पे डाल देते हैं। दूसरे जो फरीक हैं, क्या उनका हॉकिश अनकॉन्स्टिट्यूशनल एटीट्यूड नहीं है? मतलब हाउ कैन बड़े पुरजोर तरीके से कह रहे हैं नहीं, डॉक्टर साहब पुरजोर तरीके से कह रहे हैं नहीं, हॉकिश सिर्फ नहीं है, वो आईनी गैर कानूनी। मैं एज ए वेल विशर पीटीआई का कह रहा हूं कि आप अगर डायलॉग करेंगे तो रिलीफ मिलेगा। ठीक है जी, मुख्तलिफ आरा सामने आ रही हैं, स्पेसिफिकली डॉक्टर कमर चीमा साहब की एक मुख्तलिफ राय, बाकी हमारे तीनों तज्जियाकारों की मुख्तलिफ राय, अक्सरियत की पैनल की मुख्तलिफ राय। लेकिन क्योंकि ये एक बड़ी मुनफरिद और मुख्तलिफ सिचुएशन है जिसमें हम आज आके खड़े हुए हैं, तो मुख्तलिफ प्रॉब्लम आई थिंक आस्क्स फॉर अ मुख्तलिफ सोल्यूशन। तो आज मुख्तलिफ ये करते हैं, आप हमें बताएं क्या रुकावट है आपकी नज़र में और क्या इसका सोल्यूशन है, क्या होना चाहिए? सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हमारे ट्विटर हैंडल्स के ऊपर आप हमें बता सकते हैं। इसी के ऊपर एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर जो सवालात आपने भेजे उसके साथ वापस आएंगे। वेलकम बैक। तज्जियाकारों के सामने आपके भेजे गए सवालात रखते हैं। मज़हर अब्बास साहब आपसे पूछे जा रहे हैं, केपी के सीएम सोहेल आफरीदी साहब ने तकरीब में वाइस चांसलर को अंग्रेज़ी में तकरीर करने पर सरेआम तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि तीसरी बार अगर ऐसा हुआ तो उन्हें गुस्सा आएगा। कौमी ज़बान के फ़रोग़ का मौक़िफ़ अपनी जगह, मगर क्या इस तरह की सरेआम सरज़निश एक वज़ीर आला के मनसब तालीमी इदारों के वक़ार के मुताबिक है? बिल्कुल नहीं है। मेरा ख़्याल है उन्हें ये सोचना चाहिए कि वो वज़ीर, जितनी मेरा ख़्याल है उनकी उम्र है होगी, उतना उस वाइस चांसलर का तजुर्बा होगा। दूसरी बात ये कि आप किसी इंडिविजुअल को मुखातिब नहीं कर रहे होते। अगर सामने हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन है, प्रिंसिपल है, हेड मास्टर है, तो आप उस पोजीशन को ऑनर कर रहे होते हैं कि वाइस चांसलर बात कर रहा है। वो अंग्रेज़ी में बात करें, वो उर्दू में बात करें, आप आते, आप अपनी तकरीर में उर्दू में गुफ्तगू करते, और ज़ाहिर है उन्होंने की। और एक सॉफ्ट तरीके से आदमी कहा जा सकता है कि हमें चाहिए था, हमें चाहिए कि हम अपनी उर्दू की फ़रोग़ के लिए वो सारी बातें कहने का तरीक़ा होता है। ये जो तरीक़ा है कि मैं गुस्से हो जाऊँगा, इसमें रौनक झलकती है। और आप किसी वाइस चांसलर से गुफ्तगू कर रहे हैं, आप किसी जो है वो क्लर्क से, इवन तो क्लर्क से भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप एक वाइस चांसलर को इस तरह मुखातिब नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है सोहेल आफरीदी साहब ने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें माजरत करनी चाहिए। थैंक यू सो मच महल साहब। आगे बढ़ते हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपसे पूछा जा रहा है, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा ज़रूरी है, नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद करवाएं, दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं, कोई जमात नहीं। ये कहना कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताउन नहीं, ये बड़ा अहम जुमला है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कहते हैं कि ये कहना कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में ताउन नहीं कर रही, ये मुनासिब नहीं और हकीकत के बरक्स बात है।
कुछ महीनों पहले हमने देखा था कि जब ये वज़ीर आला नहीं अली अमीन गंडापुर साहब थे, तो खुद वज़ीर दाखिला साहब मोहसिन नकवी गए खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उन्होंने न सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत की बल्कि एक हो रही थी कुछ कोऑर्डिनेशन, एटलीस्ट नज़र तो ये आ रहा था। बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं आप सर, वो राब्ताकारी क्या रुक गई है, हो नहीं रही थी, सिर्फ ऐसा नज़र आ रहा था, ऐसा तासुर मिल रहा था, ये क्या मसला हुआ? देखिए, जब सोहेल आफरीदी साहब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ये तो खबरें भी आई थी और हमने उनसे पूछा भी था, कोर कमांडर से उनकी मुलाकात भी हुई थी, उन्होंने कहा वहां पे भी मैंने अपना मौक़िफ़ रखा है कि हुकूमत को ऑन बोर्ड लें। लेकिन अभी तो एक चीज बड़ा क्लियर है ना कि अगर कोई चीज इस वक्त आड़े आ रही है तो वो सियासी इख्तिलाफ ही है पीटीआई और हुकूमत के दरमियान, और हुकूमत ऑब्वियसली व्हेन वी से हुकूमत तो एस्टैब्लिशमेंट भी है उसमें, जो सियासी इख्तिलाफात हैं उस वजह से ये एक नहीं हो पा रहे हैं ना इस जंग के ऊपर। तो अगर हम इसको एक अलग करके देखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से सियासी इख्तिलाफात दोनों को दूसरे साइड पे रख के इस पर बैठ जाना है ना। मतलब ये मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर प्राइम मिनिस्टर टू अप्रोच सोहेल आफरीदी या किसी फोरम पे कि आप आए और इस इशू पे बात करनी है हमने, और अगर आपका ये ग्रीवेंस है, आपका ये गिला है कि ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा हमारी इस पॉलिसी पे ऑपरेशन की, तो आए आपको ऑन बोर्ड ले लेते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देंगे और कन्वर्ज करते हैं कि एक ऐसे नुक्ते पे जिसपे हम इस मसले का हल निकाल सकें। ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये क्यों नहीं हो पा रहा? मतलब दोनों टीवी पे बैठ के जिम्मेदारियां एक दूसरे पे डालेंगे तो आपका बयानिया शायद जीत भी जाए, लेकिन क्या आप ये जंग जीत जाएंगे उससे? क्या आप दहशतगर्दों को शिकस्त दे देंगे? मुझे तो एटलीस्ट होता हुआ नहीं नजर आ रहा, और जब मैं ये कहता हूं नहीं होता हुआ नजर आ रहा तो ये हमारी ही माजी की गलतियों से सीख के मैं ये कह रहा हूं कि हम नहीं कर सकते। 2014 में जब तक सियासी जमातें एक नहीं हुई थी, इमरान खान ने अपना धरना नहीं खत्म किया था और आकर नहीं बैठे थे नवाज शरीफ के साथ और आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तब तक इस मसले को हमने हल नहीं किया था। नहीं, इतनी सिंपल सी बात है। तो आप लड़ते रहे, आप बयानियां बनाते रहे, आप टीवी पे एक दूसरे की जिम्मेदारी डाल के आप वो बहस भी जीत जाए, क्या इससे आप जंग खत्म कर लेंगे? अगर कर लेते हैं तो ठीक है, इसी स्ट्रेटजी पे चलते रहे आप। वेरी वेल सेड शहजाद साहब। इसी के साथ हमें आज के प्रोग्राम से इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।